अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बिलाशुबा 6 सितंबर 1965 को दी गई लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारी आज़ादी महफूज है, लेकिन आज जो चैलेंजेस मौजूद हैं वो 6 सितंबर 1965 को पेश आने वाले चैलेंजेस से किसी तौर कम नहीं। तोपों टैंकों से हटकर आज की जंग की नौयत तब्दील हो सकती है, लेकिन चैलेंजेस वही हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन आज मुल्क की बका के लिए उसी तरह हम सबको इकट्ठा होकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाजरीन। क्या जनरल फैज़ केस इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट तक ले जाएगा? ये वो सवाल है कि जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, हर कोई पूछता है। तोशाखाना केस कुछ नहीं कर सका, साइफर केस से भी फ़र्क नहीं पड़ा और इद्दत केस तो जैसे उल्टा हुकूमत के अपने गले पड़ गया। मगर अब बारी है साबिक 3 स्टार रिटायर्ड जनरल को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम की, जो सीधा मिलिट्री कोर्ट जा सकता है। सवाल ये भी उठा कि कोई सिविलियन कैसे मिलिट्री कोर्ट जा सकता है। तो कल जब ये सवाल हुआ DGI से, तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, ज़रा देखिए। ये जो ऑनगोइंग एक्टिविटी है, जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का जो फुल जनरल कोर्ट मार्शल का केस है, ये एक सब्जुडिस मैटर भी है। फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फर्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों, उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों, वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। मेरा तो ख्याल है नाजरीन, जनरल अहमद शरीफ ने अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। DGI के अल्फाज पर अगर हम गौर करें तो नाम लिए बगैर वो बहुत कुछ कह गए, बहुत कुछ वाजे कर गए कि इमरान खान पर जनरल फैज़ केस चल सकता है, वो भी मिलिट्री कोर्ट में। अब साबित होना ये बाकी है कि इमरान खान ने साबिक DGI को अपनी हुकूमत या बाद में किन नाजायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। क्या वो लिंक इस्टेब्लिश होता है और 9 मई के तनाजुर में ये लिंक कैसे इस्टेब्लिश होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बज़ाहिर जनरल फैज़ को जिस केस में हिरासत में लिया गया है, इसमें इमरान खान का तो कोई लेना देना नहीं है, और जिस मुमकिन केस पर मिलिट्री ट्रायल करने की बात हो रही है उसके बारे में अभी तक कोई मालूमात भी नहीं है। DGI ने गुज़श्ता रोज़ ये भी वाज़े किया कि फ़ौज के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक होता है, जिसको आइन और कानून के क़वाद ज़वाबित में मुनासिब तौर पर बयान किया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो फ़ौज की तरफ से बार बार की जाती है। पाक फ़ौज बार बार ख़ुद को सियासत से डिस्टेंस करती है, वहीं हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार उन्हीं के साथ बात करने का इसरार सामने आता है। वो कहते हैं कि जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, हम उसी से बात करेंगे, और यही मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा डेडलॉक है। राना सनाउल्लाह साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, वो तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नवाज़ शरीफ नहीं बल्कि इमरान खान रुकावट हैं, यानी हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो इमरान खान नहीं चाहते हैं, और जो इमरान खान मुज़ाकरात चाहते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती है। और ज़ाहिर है सारी की सारी सियासत इसी एक नुक्ते पर ठहरी हुई है। इमरान खान डायरेक्ट मुज़ाकरात तो नहीं कर रहे, उन्होंने इख्तियार दिया है महमूद खान अचकज़ई साहब से, जिनकी हुकूमत के साथ बात हो भी रही है। इस हवाले से अब देखना यह है कि महमूद खान अचकज़ई साहब के पास कितनी पावर है, क्या वो अपने तई फ़ैसले लेने में कितना बाख्तियार बनाया है इमरान खान ने। दूसरी तरफ नाजरीन, बार बार कैंसिल होने वाला तहरीक इंसाफ का पावर शो अब तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को अब करने जा रही है, जिसकी बाकायदा इजाज़त भी मिल गई है। अब हुकूमत ने भी अब कुछ शराइत के साथ इजाज़त दी है कि 4 से 6 बजे के दरमियान में इन्हें अपना जो जलसा है वो ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान कोई आइन के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होगी, मज़हब के हवाले से कोई बात नहीं होगी। कुछ शराइत हुकूमत ने दी हैं जिस हवाले से तहरीक इंसाफ को अपना जो है वो जलसा करना है। अब देखना ये है कि जलसा किस हद तक कामयाब कर पाते हैं तहरीक इंसाफ वाले, और कितना बड़ा जलसा होता है। और अगर एक बड़ा लाखों पर मुहित जो है ना ये मजमा इकट्ठा करने पर कामयाब हो भी जाते हैं,
इससे फ़ायदा क्या होगा, क्या साबित कर पाएगी तहरीक इंसाफ, इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर डोगर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब आपका। आमिर डोगर साहब, अभी आपने सुना जब DGISPR से कल सवाल हुआ इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल को लेकर, तो उन्होंने इमरान खान साहब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि जो भी फ़ौजी कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उन्हें अपने ज़ाती मफाद के लिए, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत भी हों, शवाहिद भी हों, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो जहाँ तक जनरल फैज़ के रिटायरमेंट के बाद के ताल्लुकात और पहले के, किसी से ढके छुपे नहीं हैं, बल्कि आप लोग आज भी तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि बड़ा अमल दखल था जनरल फैज़ का तहरीक इंसाफ की सियासत में। तो आपको लगता है कि कल DGISPR की बात पर गौर करें, समझें, तो ये सारे जो डांडे हैं वहीं जाकर मिलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये मैटर क्योंकि अदालत में है, सब जुडिस है, तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई तफसील से बात करनी चाहिए। और जो केस जनरल फैज़ हमीद पे बनाया गया है ब्लू वर्ल्ड सिटी का, उससे इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब उसके बाद प्रोसिक्यूशन और कौन से केस बना रही है, टॉप सिटी का, उसके बाद प्रोसिक्यूशन कौन से केस बना रही है। अगर तो उस दौर के केस बना रही है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो वो DGISI थे, और वो DGISI बतौर आर्मी चीफ़ के अंडर थे, चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, और उस वक्त की उनकी जो भी मुलाकातें, जो भी ऑफिशियल मीटिंग्स वो जो थी, वो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए थी। अगर उस ज़माने में कोई केस उनका बनाया जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब भी उतने ही ज़िम्मेदार ठहरेंगे जितने जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। और अगर उसके बाद का कोई केस बनाया जाता है तो 1.5 साल से इमरान खान साहब जेल में हैं। अब मुझे नहीं पता कि किस नौयत का केस किस तरह से बनाया जाएगा, ये अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। लेकिन मुझे ये पता है कि जो सियासी मकासद के लिए पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस होते हैं, जिस तरह आपने अपने इब्तदाइया में साइफ़र की बात की, इद्दत की बात की, तोशा खाना की बात की, ये केस क्योंकि आगे जाकर स्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन आप ये बताएं कि जनरल फैज़ ने ये बताया है, जनरल फैज़ की रिटायरमेंट के बाद कहा जाता है, बल्कि तहरीक इंसाफ के लोग भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने डायरेक्शंस देना शुरू कर दी थी, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया तो उन्होंने पार्टी के मामलात में। क्या ये बात दुरुस्त है? मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, ना मुझे इसका इल्म है, ना मैं जानता हूँ। और ये तो वही बता सकते हैं या वो शामिल तफ्तीश हैं, ज़ेर हिरासत हैं कि किस तरह के किस नौयत के रिटायरमेंट के बाद उनके मामलात थे और उनकी मुदाखलत थी। और एक रिटायर्ड ऑफिसर, भला सिविल हो या आर्मी हो, वो कब तक इसमें जो है मुदाखलत कर सकता है या नहीं कर सकता, उसकी ख़ास एक शायद मुद्दत भी है। डोगर साहब, अब तो आप लोगों को इजाज़त मिल गई है जलसा करने की 8 सितंबर को, अब तो आप लोग जलसा करने जा रहे हैं? जी, अभी देखें, अभी आज रात भी है और कल भी है, जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं। पूरे पंजाब में पुलिस ने पुलिस गर्दी के ज़रिए रातों को छापे मारने शुरू कर दिए हैं, ज़िलों की नाकेबंदी हो गई है, ज़िले पुलिसें पंजाब की ख़ास तौर पर मुतहरक हो गई हैं। और यहाँ भी कंटेनर्स उस जगह पर जो हमारे जलसे का मकाम है वहाँ पहुँच गए हैं। चारों तरफ से वो फ़िज़ा बना दी गई है कि जिस तरह यहाँ कोई खुदा ना खास्ता कल या परसों क्या होने लगा है, कर्फ्यू का माहौल। अगर अभी भी आप अपने नुमाइंदे को 92 न्यूज़ के को वहाँ भेजें तो आपको अंदाज़ा होगा। और अभी ये रात है और कल का दिन है और परसों तक हुकूमत क्या करेगी। तो आप लोगों ने कोई तैयारियां नहीं शुरू की? ज़ाहिर है जलसे का कभी नहीं देखा। जब जलसा करना होता है बड़ा स्टेज बनता है, तैयारियां हैं जी। रात के 12 बजे तैयारी कौन करने देगा? आप नहीं जानती, तैयारियां तो हैं, हर तरह से हैं, हर जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, हर तरह से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अब की बार तो खान साहब ने कहा है कि मैं भी कहूँ तो अब जलसा कैंसिल नहीं होगा, हर सूरत में होगा। मशीनरी आमरीत इंशाअल्लाह जलसा होगा और ज़रूर होगा और आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर होगा। तो शराइत क्या है कि 4 से 6 बजे के बीच में आप लोगों ने जलसा जो है वो ख़त्म करना है?
आप लोगों ने मजहब पर कोई बात बताएं, नहीं हो करनी। सकता है? मैं पूछ रही हूँ। आपका मेरा प्रोग्राम का टाइम था 5-7 मिनट आगे हो गए, जहाँ हज़ारों लोग होंगे, अगर 6 से 6:15 हो जाएंगे तो फिर आप हमें 3 साल की सज़ा दे देंगे, क्योंकि कानून बन चुका है, कल तक पास हो जाएगा। सिर्फ लोगों को हरासा किया जा रहा है, शुरुकाए जलसा को। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह ना करो, ये वक्त तो गुजर जाएगा। आज इमरान खान जेल में है, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में, हमारे 1.5 साल हो गए कारकुनान जेल में, और बड़ी हिम्मत से वो जेल काट रहे हैं, चेयरमैन भी, वाइस चेयरमैन भी। वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन आज आप जो कुछ कर रहे हैं, वक्त ने हमेशा साबित किया कि आप जब किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो सबसे पहले आप खुद गिरते हैं। खुदा का खौफ खाएं, अल्लाह अल हक है। कोई बात करने वाला है? चांसलर के इंतखाब पर वहाँ का मशहूर जो अखबार है द गार्डियन, वहाँ ने उन्होंने एतराज़ात उठा दिए हैं कि जो किसने एतराज़ उठाए? पूरी हुकूमत लग गई, पूरे सफारत खाने लग गए। ऐसा भी कभी हुआ है कि अगर इमरान खान चांसलर का इलेक्शन लड़ रहा है, पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान का सपूत है, उसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। पूरी हुकूमत को दौड़े लगी हुई हैं कि किस तरीके से लॉबिंग करके, अखबारों में दारियाँ छपवा के, और वहाँ जाके लोगों को बता के, कैंपेन करके, कन्वेंसिंग करके उसके शख्सियत को मुतनाज़ा बनाया जाए, उस पर एतराज़ात लगाए जाए। कोई जुल्म की इंतहा होती है? क्या कर लिया इमरान खान ने? इस मुल्क को वर्ल्ड कप दिया, इस मुल्क को नमल यूनिवर्सिटी दी, इस मुल्क को कैंसर अस्पताल दिया, इस मुल्क को, इस कौम को 3.5-4 सालों में हेल्थ कार्ड दिया। कोरोना के बावजूद इस मुल्क की सनत चली। आप आज पता है आपको, कारखाने बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बैठे ना, हुकूमत के साथ बैठे, बात करें। बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? तो बैठने के लिए तैयार नहीं है। महमूद खान अचक क्या बात करें, क्या बात करें, और क्या बात करें? एक हफ्ते में 4 हमारी कौमी असम्बली की सीटें छीन ली हैं, क्या बात करें? आज फिर कानून बना दिया, क्या बात करें? पिछले हफ्ते फिर कानून बना हमारे खिलाफ, क्या बात करें? 15 दिन पहले फिर कानून बना, क्या बात करें? 6.5 महीने में जो कानून बनता तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनता है। तो अचकजई साहब क्या बात? तो अचकजई साहब को क्या इख्तियार दिया? वाली हुकूमत से फिर अचकजई साहब को फॉर्म 47 वाली हुकूमत से इख्तियार बात करने का क्या इख्तियार दिया है? अचकजई साहब बात कर रहे हैं, जाहिर है वो अपने एक मैंडेट के तहत बात कर रहे हैं कि मजमूई तौर पर बलूचिस्तान का, KP का, यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं, टेम्परेचर को दूर किया जाए और मुल्क के अंदर एक ऐसी फ़ज़ा बनाई जाए कि जिसमें सियासी इस्तेकाम आए, क्योंकि सियासी इस्तेकाम आएगा तो उससे मुआशी इस्तेकाम आएगा। सही। कल स्पीकर के ऑफिस में भी मुलाकात हुई आप लोगों की, जो बात सुन लेना, आवाज़ आ रही है आपको? जी, वो भी मुलाकात हुई। हाँ जी, वो भी ज़रा बता दें वो भी मुलाकात हुई। वो किस एजेंडे पर वो मुलाकात हुई? बलूचिस्तान के इश्यूज़ पर हुई। अच्छा। कि अख्तर मेंगल साहब क्योंकि छोड़ कर गए पार्लियामेंट, ये बड़े दुख की बात है, ये वफाक के लिए भी अच्छी बात नहीं है। आज वहाँ भी जो स्टेक होल्डर हैं, जो जमातें हैं, जो कौम परस्त जमातें हैं, उन सब को दीवार के साथ लगाया गया है और उसकी वजह से एक नई लीडरशिप पैदा हो रही है। यूथ उधर टिल्ट हो रही है। ये मुल्क के लिए, रियासत के लिए, फेडरेशन के लिए, मुल्क की मजबूती के लिए ये बिल्कुल ठीक अमल नहीं है। इसलिए स्पीकर साहब को कहा कि आप पार्लियामेंट में डिबेट करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक आमिर डोगर साहब हमारे साथ थे, बहुत तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। नाजरीन, वो कह रहे हैं कि अडयाला का कैदी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, तो क्या मुज़ाकरात और गिरफ्तारियां साथ साथ मुमकिन हैं? सियासी मुखालिफिन ये कहते हैं कि खान की सियासत बड़ी रिजिड है, तो क्या ये बात पाकिस्तानी भी मानते हैं? कहते हैं कि कैदी नंबर 804 का रवैया जमहूरी नहीं, तो क्या हुकूमत जमहूरी उसूलों पर चलते हुए मुकदमात बना रही है? कहते तो ये भी हैं कि वो समझौता करने को तैयार नहीं, तो क्या ताकतवर हल्के किसी समझौते पर तैयार हैं? वो ये भी कहते हैं कि मुल्क में बदतरीन सियासी डेडलॉक की वजह खान है, तो हुकूमत के पास ऐसा क्या है जो इस डेडलॉक को तोड़ सके? कहते हैं कि जो मकबूल है वो कबूल नहीं, तो क्या जो कबूल है वो अवाम में मकबूल हैं? कहते हैं कि 2018 में इमरान को ज़बरदस्ती लाया गया, तो क्या आज मानते हैं कि वो भी 2024 में ज़बरदस्ती लाए गए? कहते हैं कि उसने बैरून मुल्क ताल्लुकात ख़राब किए, तो क्या आज तमाम ममालिक से हमारे ताल्लुकात बहुत मिसाली हैं? कहते हैं कि उसकी रजीम चेंज महंगाई की वजह से की गई, तो क्या आज महंगाई डबल करने वाले हुक्मरान क्यों हैं? कहते हैं कि वो रियासत के ख़िलाफ़ चल निकला है, तो क्या रियासत बचाने के नाम पर पिछले 2 सालों से सियासत नहीं हो रही? ये वो मामलात हैं नाजरीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान चल रहे हैं और बात किसी सिरे तक पहुँच नहीं रही है। अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका।
अतर काज़मी साहब, कल आपने भी DGISPR की यकीनन तकरीर सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सियासी जमातों से जो ताल्लुकात होते हैं फ़ौज के वो पेशा वाराना होते हैं, ना हम किसी के मुखालिफ हैं ना हम किसी के साथ हैं, पेशा वाराना ताल्लुकात रहे और हमारे हैं। तो क्या अब जो तहरीक इंसाफ आज भी इस बात पर इसरार कर रही है कि हमने तो बात उन्हीं से करनी है जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, लेकिन वो लोग कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम सियासत में हमारी कोई मदाखलत नहीं है, तो क्या फिर मामलात सियासी जमातों के दरमियान ही हल होंगे जो फ़िलहाल नज़र तो नहीं आ रहा? देखिए, जिस वक्त इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत भी थी तो इस वक्त जो लोग हुक्मरान हैं वो भी यही कहते थे कि इमरान खान साहब से तो हमने बात नहीं करनी, हम बात करेंगे इसको लाने वालों से, और इमरान खान साहब को वो सिलेक्टेड कहते थे और 3.5 साल उनका यही रवैया रहा। इशू ये है, पर उस दौर में इमरान खान साहब की जो सियासी हुकूमत थी उसका एक सियासी क्लाउड था, सियासी कुशन था, वो अवाम में कुछ हद तक मकबूल थी, ऑल्दो कि आहिस्ता आहिस्ता उनके भी बहुत सारे मसाइल थे, वो सीटें वगैरह भी हार रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा जो बहस है वो सियासी मैदान से आउट नहीं होती थी, और ख्वाहिश होती थी उस वक्त की ऑपोजिशन की कि बहस को इदारों की तरफ लेके जाएं, दूसरी तरफ लेके जाएं, लेकिन एक सियासी माहौल ऐसा था, इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी, उनकी जमात, उनके साथ अवामी सपोर्ट, तो वो बहस रहती थी सियासी मैदान में। इस वक्त इशू ये है कि ऑल्दो के जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मिलके हुकूमत है, दोनों बड़ी जमातों की, पर अवाम के अंदर कोई इनके हवाले से तकल्फन भी इनके ऊपर कोई तंज नहीं करता। अगर कोई जुलूस निकलता है, कोई रैली निकलती है, ग्वादर से मालाकंड तक शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई नारा भी नहीं लगाता, हर कोई कहता है कि ये जो खुदा न खास्ता खटपुतली हुकूमत है। तो वो जो एक सियासी हुकूमत अपना एक इमेज क्रिएट करती है, एक सियासी ऑरा क्रिएट करती है, वो इस दौर में हमें कहीं लेकिन एक और फर्क है ना कि इमरान खान को लाने वाले जो थे वही इमरान खान को निकालने का सबब भी बने, ये बात सबके सामने है, ये बात खुद इमरान खान भी कहते हैं कि किनको कौन रजीम चेंज किसने की और कौन लेके आया, सारा कुछ सबको पता है। बात यह है कि उन लोगों ने तो मौजूदा हुकूमत से बात कर ली, इस वक्त जो लीडरशिप है, इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है, बात यह है कि शख्सियात बदलती हैं ना, इदारे तो वही रहते हैं। मसला शख्सियात का है कि इस वक्त इमरान खान से कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर आज ये लोग हुकूमत में आए बैठे हैं तो जाहिर है ये लोग इमरान खान कहते हैं कि जनरल बाजवा इनको लेकर आए, तो बात यह कि आज लाने वाले इनसे बात करने को तैयार नहीं है। नहीं, इशू ये है ना शाजिया कि ये इमरान खान की ख्वाहिश या हुकूमत की ख्वाहिश मसला नहीं है, मसला इस मुल्क का है। क्या इस मुल्क के अंदर 2 सालों के अंदर जो प्रॉमिस किए गए थे पीडीएम की जानिब से कि हम हालात को तब्दील कर देंगे, इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, आपने अभी अपने उसमें इंट्रो में भी बताया कि उसको कहा गया कि दीगर ममालिक से ताल्लुकात खराब हो गए, सऊदी अरब इन्वेस्ट कर देगा, वहां से आ जाएगा, मियाँ साहब आएंगे तो सारी दुनिया जनाब मियाँ साहब के आके मिलेगी उनको और उनको पैसे देगी, डॉलर आएंगे पाकिस्तान में। वैसा नहीं हुआ। इशू इमरान खान साहब की जात का नहीं था, इशू उस वक्त भी कुछ था। तो जिस तरह हमारा पूरा रियासती निज़ाम है उसमें जो कमियां हैं, कुछ चीज़ें हैं, उसका इशू था। और इस वक्त इशू ये है कि एक ऐसी हुकूमत है जिसके पीछे अवामी सपोर्ट नहीं है। जब आपके पास अवामी सपोर्ट ना हो तो आप इररेलेवेंट हो जाते हैं। जब आप इररेलेवेंट होते हैं तो बहस में आप कहीं पे भी नजर नहीं आते, आप वो एक हरीफ भी नहीं रहते, आपके बारे में कोई बात भी नहीं करता। और वही चीज इस वक्त हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इनको इतना ये रेलेवेंट हो चुके हैं कि किसी भी बहस में, चाहे टीवी का प्रोग्राम हो, चाहे कोई और जगह हो, वहां पे हर जगह पे या इमरान खान डिस्कस होता है या कोई और डिस्कस होता है। तो ये इशू है, पर ये बड़ी बदकिस्मती है। सियासतदानों को सोचने की जरूरत है। हल जो निकलना है वो सियासी बातचीत के जरिए निकलेगा। आपको लगता है कि महमूद खान अचकज़ई साहब इतने बाख्तियार हैं या खान साहब ने उनको इतना इख्तियार दिया है कि इस बातचीत को संभाल सकें, और जो मैंडेट आप समझते हैं कि जो हुकूमत की तरफ से बातचीत होगी वो इमरान खान के लिए काबिल कबूल होगी? क्या इतने बाख्तियार होंगे अचकज़ई साहब? देखिए, कुछ चीजों में वो बेहतरी ला सकते हैं। ओवरऑल जो सियासी माहौल है, जिस तरह की कशीदगी है, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। हमने पिछले दिनों ही सुना कि राना सनाउल्लाह साहब ने इस चीज का एतराफ किया कि अचकज़ई साहब के साथ उनके राब्ते हो चुके हैं और अचकज़ई साहब भी मियाँ साहब को एंगेज करना चाहते हैं। तो उस हद तक तो वो ठीक है, लेकिन क्या मैं ये समझता हूँ कि तहरीके इंसाफ और नून लीग बैठेगी और कोई मसले का हल हो जाएगा? वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मसले का हल देखें, जब आप किसी ऐसी रियासत में रह रहे हो
किसी ऐसी लैंड पे रह रहे हो जहाँ पे आइन और कानून ना हो, वहां पे आपको बहुत सारे मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। पर शाजिया, मेरे और आपके बुजुर्गों ने हमें 50 बरस कबल एक आइन दे दिया था। उसके होते हुए अगर मुज़ाकरात ना भी हों तो सिर्फ हम इतना मेक श्योर कर लें कि उस आइन के ऊपर अमल दरामद करें तो वो आपको बार बार हल निकाल के देता है। 8 फरवरी को उसने आपको हल निकाल के दिया, 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने का हल उसने हल आपको दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से हल आपके पास आया। लेकिन जब हम हल को मानने के लिए तैयार नहीं है, वहां पे आके इशू बनता है। मौलाना साहब बड़े उनकी सोच भी बदलती हुई नजर आ रही है, तेवर भी मौलाना साहब के बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जरदारी साहब मिले, फिर शहबाज शरीफ साहब मिले, फिर 4 रोज़ पहले मौलाना ने कहा कि यही हुकूमत है, इसी ने चलना है, इसी से बातचीत होगी। उन्होंने पॉजिटिव बड़ा जेस्चर भी दिया। तो मौलाना साहब का तेवर बदलना, ये आपको लगता है कोई बहुत बड़ा कोई गिव एंड टेक होगा? मौलाना को मनाना कोई इतना आसान नहीं है। देखिए, मौलाना एंड ऑफ द डे उन्होंने अपने सियासी जो इंटरेस्ट है उसको लुक आफ्टर करना है। हर सियासी जमात जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने सियासी इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करें। तो मौलाना ने, जो लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना तहरीक इंसाफ के साथ मिलेंगे और एक अवामी तहरीक चलेगी, स्ट्रीट के ऊपर एजिटेशन होगी, शाजिया वो मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। मौलाना कभी भी आपको तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट एजिटेशन में नजर नहीं आएंगे। मौलाना जो है वो इस सिस्टम के अंदर रह के काम करने वाले हैं। वो इस सिस्टम के बगैर ऐसे ही हैं जैसे पानी के बगैर मछली। इस वक्त अगर आप देखें किसी भी जमहूरी मुल्क में एक मौलाना जैसा बंदा हो जिसके पास इतनी सीटें हो, तो क्या मुल्क का सदर उसको मिलने जाएगा? क्या मुल्क का वजीर आजम उसको मिलने जाएगा? तो मौलाना ने तो अपने वेट से बहुत ज्यादा हमेशा यहाँ पे क्लाउड इंजॉय किया है और वो इसी सिस्टम की मरहून मिन्नत है। तो जो ये समझते हैं कि मौलाना सिस्टम से खुदा न खास्ता बाहर निकलना चाहते हैं, हुकूमत को तोड़ना चाहते हैं, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। अब फौजी ट्रायल इमरान खान का हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन अब जब तहरीक इंसाफ के लोगों से भी बात करें तो वो भी शकूक व शुबात की बात करते हैं। और कल जब DGISPR से सवाल हुआ कि क्या इमरान खान के फौजी ट्रायल के हवाले से, तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वाज़े अल्फाजों में ये बात कर दी थी कि फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स किसी फ़र्द को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे और वो शख्स फौजी एक्ट के ताबे हो, आर्मी एक्ट के ताबे हो और इसके सबूत भी हों, शवाहिद भी हों, तो फिर तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। तो आपको लगता है ये सारे ताने बाने, 9 मई, जनरल फैज़, इमरान खान, राब्ते, ये सारे उधर ही जाते हैं? देखिए, हुकूमत की तो बड़ी ये ख्वाहिश है, इसलिए कि हुकूमत को पता है कि इस वक्त वो सियासी तौर पे इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। 1 बरस से ज्यादा का टाइम हो गया गालिबन इमरान खान साहब जेल में है। टीवी चैनल्स के ऊपर उनका नाम लिखा नहीं जा सकता, तस्वीर तो दूर की बात है। लेकिन उस 1 बरस के दौरान आप देख लें, पहले दिन जिस दिन वो गिरफ्तार हुए थे उस रात का मीडिया उठा लें और आज 1 साल के बाद आज रात का सारा प्रोग्राम्स देख लें, आज भी डिस्कस इमरान खान ही हो रहा है। तो ये एक बड़ा इशू है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत की इस वक्त एक ऐसी तल्ख हकीकत है कि जिसको आप आंखें बंद करके इग्नोर नहीं कर सकते। जो कुछ भी होगा वो इमरान खान के थ्रू होगा इस वक्त, इसलिए कि सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। अब क्या उनके ऊपर फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा? मेरे ख्याल में हुकूमत की तो ख्वाहिश हो सकती है कि किसी तरीके से हमारा सियासी मुखालिफ है, इसको किसी तरीके से फारिग किया जाए। लेकिन मौजूदा हालात में जहां पे अमरीकी कांग्रेस के 450 बंदे आपके एक करारदाद लाते हैं, वो करारदाद हमारे सामने है। कौम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप कहता है कि जनाब इमरान खान साहब को गैर जरूरी हिरासत में रखा हुआ है। ऑक्सफोर्ड के चांसलर के हवाले से उनके पूरी दुनिया में कवरेज हो रही है। क्या ये हुकूमत इतना बोझ बर्दाश्त कर सकती है? मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत फिलहाल इतनी मजबूत है कि ये इमरान खान साहब का मुकदमा उस तरफ भेज दे। बाकी ये पाकिस्तान है, ये मेरे को पास न्यूज नहीं है, असेसमेंट है मेरी कि मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत भेज सकेगी इमरान खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में। बाकी कुछ भी हो सकता है। होने को तो नवंबर में अमरीकी इंतखाबात के तनाजुर में भी आप देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के बड़े लोग इस पर बड़ा वो तकिया करके बैठे हुए हैं कि अगर ट्रंप आ गए तो इमरान खान का निकलना आसान हो जाएगा। ट्रंप हुकूमत के साथ पहले भी इमरान खान की हुकूमत के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी थी पाकिस्तान की वहाँ पर। तो ये भी बहुत से हल्के कह रहे हैं। आपको भी याद होगा बिल क्लिंटन अपने जाने से 1 महीना पहले ही उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी, कैसे उन्होंने एग्जाइल करवाया, सऊदीया भेजा, एक कंसोर्शियम बनाया उन्होंने अरब कंट्रीज़ पर मुश्तमिल। तो आपको लगता है कि सारे हालात वैसे हो सकते हैं? देखिए, मैं जो ये मौजूदा हालात है ना, उसमें जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट है ना,
वो पाकिस्तान के इलेक्शन है। मैं अमेरिका के इलेक्शंस को इतनी अहमियत नहीं देता हूं। जो 8 फरवरी को हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था। अमेरिका में तो नई एडमिनिस्ट्रेशन आती रहती है, ताल्लुकात अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, लेकिन जो 8 फरवरी को हुआ शाजिया, वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। 8 फरवरी को बगैर इंतखाबी निशान के, बगैर इलेक्शन कैंपेन के, बगैर किसी सपोर्ट के जिस किस्म का इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जिस तरह आवाम निकली और जिस तरीके से उन्होंने ढूंढ ढूंढ के वोट दिए। आप गालबन लाहौर में है, लाहौर शहर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 33 के करीब सिंबल्स थे और उन्होंने ऑलमोस्ट स्वीप किया। आप फैसलाबाद को देख लें, वो तो हकीकत है ना। उस सब के बावजूद इमरान खान नहीं जीते, पीटीआई नहीं जीती, इन लोगों की हुकूमत बन गई। लेकिन रास्ता आपको नहीं लगता दूसरे तरीके से निकलेगा? वाया अमेरिका लगे निकले, वाया बठिंडा निकलेगा किसी और तरीके से? असल में मैं उसी तरफ आ रहा था। अब ये जो 8 फरवरी की हकीकत है ना, ये पूरी दुनिया के सामने है। उनके वो भी इस चीज को देखते हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने जो करारदाद मंजूर की, क्या उनको कोई इतनी मोहब्बत है इमरान खान साहब से, या कोई इतनी बड़ी कोई लॉबिंग फर्म उन्होंने हायर कर ली थी? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। वो देखते हैं कि अवामी मूड क्या है। जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, यकीनन उनकी ट्रंप के साथ ताल्लुकात भी बेहतर थे और माजी में उनकी ट्रंप के साथ मुलाकात हो भी चुकी है, तो उससे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अगर मैं ये समझता हूं कि उनके आने से पहले हालात बेहतर हो सकता है, कि उनके आने से पहले ही हालात को बेहतर करने का सिलसिला शुरू हो जाए। पर जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि इमीडिएटली इमरान खान साहब अभी बाहर आ जाएंगे, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सही, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी, सीनियर तज्ज़ियाकार मेरे साथ हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने नैब के गिर्द लाइन खींचकर इसकी ताकत को क्रिटेल कर दिया है और अब नैब 50 करोड़ से कम के केस पर हाथ डाल सकेगा, ना ही लंबे लंबे रिमांड में मुलजिम को हिरासत में ले सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज नैब तरमीम बहाल कर दी। 3 महीने से महफूज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन को भी खुश कर दिया है। कहा जा रहा है कि नैब तरमीम बहाल होने से जहां मौजूदा हुक्मरानों के नैब में बहाल हुए केसेस दोबारा बंद हो जाएंगे, वहीं पर अडियाला जेल में कैद इमरान खान को भी नया तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मिलने का इम्कान है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पीडीएम हुकूमत ने 2022 और 23 में नैब कानून में कुछ तरमीम लाई थी, जिसमें नैब 50 करोड़ से कम मालियत के किसी केस पर स्कैम पर हाथ नहीं डाल सकेगा। नैब के मुलजिम का रिमांड भी 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया गया था। इस तरमीम के खिलाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था कि एक हुकूमत कैसे अपने फ़ायदे के लिए नैब कवानीन को बदल सकती है। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिटायरमेंट से महज 1 महीना पहले यानी 15 सितंबर 2023 को पीडीएम हुकूमत की तरफ से की गई तरमीम को कलअदम करार दिया था, यानी इमरान खान ये मुकदमा जीत गए थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम की 10 में से 9 शिकों को ख़त्म कर दिया था। इस फैसले से यकदम सदर जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी समेत नून लीग और पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं के नैब केसेस और रेफरेंसेस दोबारा खुल गए थे, जिन्हें पीडीएम दौर हुकूमत ने नैब ने बड़ी मेहनत से एक करके बंद किया था। इस फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों और जिन सियासतदानों के केसेस दोबारा खुले थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया। आज अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि नैब तरमीम ना तो आइन और ना ही बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ हैं। इमरान खान तरमीम को खिलाफ आइन साबित करने में नाकाम रहे। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं कि वो मुल्क के आइनी इदारों में मुदाखलत करे और पार्लियामेंट के गेट कीपर का किरदार अदा करे। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर जहां इत्तेहादी हुकूमत खुश है, वहीं पीटीआई भी मुकदमा हारने के बाद भी फायदे में नजर आ रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का यह मानना है कि आज के फैसले से इमरान खान को भी 2 फायदे होंगे। वो 2 फायदे क्या हैं, जरा सुनिए। हमें 2 फायदे इसके हुए। एक तो ये जो तोशाखाना 2 है उसमें तकरीबन 3.5-4 करोड़ की गेन का एलिगेशन थी, तो वो केस नहीं चल सकता। अलकादर वाला केस भी नहीं चल सकता क्योंकि इसमें पर्सनल गेन नहीं है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, माहिर कानून। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद ज़ुबैरी साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला अच्छा एक फ़ैसला है, क्योंकि इसमें उन्होंने होल्ड किया कि नैब की जो तरामीम है वो सही है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनको पूरा नैब कानून ही को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इस नैब कानून को हमेशा अपने सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया, चाहे वो एहतसाब
ब्यूरो हो 90s का, हेडेड बाय सैफुर रहमान साहब, या उसके बाद ये 99 से जब ये नैब कानून बना, हमेशा आप देखिए इसके, और जिस तरह से तरामीम कही गई कि जो लीडरान थे उन्होंने अपने अपने सब केसेस ख़त्म करा दिए, और इस तरह से, लेकिन बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि इसको फ़ायदा दोनों अपोजिशन को भी होगा, जिसमें इमरान खान साहब शामिल हैं और लीडरान हैं, और हुकूमत वालों को भी फ़ायदा होगा कि इनके जो केसेस थे 16 अरब बिलियन के और वो इस तरह के, वो सब अब ख़त्म हो गए केसेस, क्योंकि पर्सनल गेन दिखाना होगा और उसकी लिमिट भी 50 करोड़ से ऊपर कर दी गई है। तो इसका मतलब तोशाखाना 2 रेफरेंस जिसके मुताबिक सरकारी खजाने को 13 करोड़ का नुकसान, 190 बिलियन पाउंड, उसमें कोई जाती मफाद नहीं था, वो भी सब खत्म, सब मेरे ख्याल से सब खत्म हो जाएंगे। तो जबकि इमरान खान को पता था कि इमरान खान ने इसके बावजूद इन तरामीम को चैलेंज किया, ये उनकी बड़ी बात थी। लेकिन देखिए इस जजमेंट के अंदर 2-3 बातें ऐसी की मैं समझता हूँ कि वो, एक तो ये गेट कीपर वाली बात, आइन खुद को कोर्ट को इख्तियार देता है कि जी अगर किसी कानून को चैलेंज किया जाता है कि वो आइन से मुतसादिम है तो वो चैलेंज किया जा सकता है। ये जुडिशल पावर है, ये अदालतों के पास है। अगर आप समझते हैं कोई कानून गलत बना हुआ है तो आप चैलेंज करें, बेशक कोर्ट उससे डिसएग्री करे, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये है कि कोर्ट को पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि मुकन्ना ने जो कानून बनाया है वो उसको अपहोल्ड करें। लेकिन अगर इस नतीजे पे पहुंचने के उसके खिलाफ ही नहीं, फिर आपने जिस तरह एक मरहूम जनरल मुशर्रफ के बारे में जो बातें की गई वो पता नहीं ज़रूरी थी या नहीं, उनको उन जनरल मुशर्रफ के बारे में भी आपने कहा। और तीसरी बात जो आपने कही कि इमरान खान का ये केस जो था ये मेलाफाइड नहीं था, बोनाफाइड नहीं था, कि मतलब कि ये बदनीयती पे मबनी था। तो और जो बात एक मैं समझता हूँ हमारे जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है कि उसमें कहते हैं कि इमरान खान साहब का कोई लोकस स्टैंड ही नहीं था, यानी उनका कोई हक ही नहीं था वो केस फाइल करें। जबकि आर्टिकल 184(3) के अंदर आपको 2 चीजें दिखानी होती हैं अदालत को कि ये क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। हाँ, आप उसमें नाकाम हो सकते हैं कि आप कोर्ट का इस नतीजे पहुंचती है कि कोई बुनियादी हुकूक वायलेट ही नहीं हो रहा, तो ये आपकी जो पटिशन है वो खारिज। अच्छा जुबैरी साहब, इससे जहां सैकड़ों मुकदमात खत्म होंगे, लेकिन ये नैब तरमीम ऑर्डिनेंस में तरमीम से पहले के जो मुतासरा लोग थे, जो अब ये तरमीम की गई है, इससे पहले जिनको सज़ाएं हुई, अब तो कह रहे हैं कि 50 करोड़ से ज़्यादा होगा तो नैब सुनेगा, लेकिन उससे पहले जिनको 50 करोड़ से कम वाल में सज़ाएं हुई और जिन ज़ाती मफाद, ये सारा कुछ देखते हुए क्या ये तरमीम जो है उन पर भी लागू होंगी, वो भी चैलेंज कर सकेंगे, उनको भी रिलीफ मिल सकेगा? देखिए ये देखना पड़ेगा कि ये मैंने अमेंडमेंट्स को देखना पड़ेगा, जो अमेंडमेंट हुई क्या ये उनको पीछे से लागू किया गया है, जिसे हमारी ज़बान में कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। हाँ। अगर रिट्रोस्पेक्टिव किया, लेकिन देखिए जो उमूमन जो इंटरप्रिटेशन कोर्ट देती है कि अगर कोर्ट ने कहा कि ये जितने कोई वेस्टेड या पूरी पुरानी सजाएं हो गई हैं या कोई वेस्टेड राइट हो या पास्ट एंड क्लोज, यानी वो क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, उनमें सजाएं हो चुकी हैं, उन पर वो लागू नहीं होगा। तो मैं नहीं समझता कि ये तरामीम उनको अफेक्ट करेंगी जिनको पिछले सजाएं हो चुकी है या किसी का वेस्टेड राइट या माफी हो चुकी है या जो भी है, उस पे मेरे ख्याल से नहीं लगेगा, अनलेस कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि इसके अंदर कहा गया है कि ये उन केसों को भी अफेक्ट करेगा। तो अगर कोई बेनिफिट देना चाहते हैं उन लोगों को भी जो पिछले उससे अफेक्टेड हैं, तो वो कोर्ट को इंटरप्रेट करना होगा, या तो उसमें कहा गया है या उसका इम्प्लीकेशन ये है, इम्प्लाइड ये किस नतीजे पहुंचते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। अच्छा, कि और कुछ माहिर कानून ये भी बात कर रहे हैं कि नैब ऑर्डिनेंस में इन तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिकान है उनको होगा, क्योंकि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ 100 से ज्यादा या 100 मुतासिरीन को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होगा, तो वो भी इससे बड़ा फायदा उठाएंगे। हाँ, देखिए मतलब मैं तो समझता हूँ कि एहतसाब ख़त्म हो गया आज हमारे मुल्क के अंदर, मतलब इस लॉ के तहत मैं नहीं समझता कि अब कोई केस इसमें रहेगा। मेरे ख्याल से बेहतर तरीका, एहसन तरीका ये है कि अब पार्लियामेंट को चाहिए इसको रिपील ही कर दे। देखें उनको आजकल बड़े कानून साजी का उनका प्राइवेट बिल्स आते हैं, कोई कल किसी और से कह दें जो उनके लोग हैं, खुद तो करती नहीं हुकूमत, किसी प्राइवेट आदमी से कहें, प्राइवेट मेंबर से कि वो जो एक बिल ले आए इसका रिपील का, इसको ख़त्म ही कर देना चाहिए ताकि इज्जत के साथ ये कानूनी ख़त्म हो जाए, रादर देन ये इस तरह की इंटरप्रिटेशंस आए या लोगों को उसमें रह जाए, जो बेचारे थोड़े से लोग हैं उनको कर दिया जाए। इसमें देखिए वैसे भी हमारे मुल्क में मैं अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एहतसाब वगैरह जो है ना, ये जो लोग जो लोग पावर में होते हैं या उनके पास असर रसूख होता है, उनके लिए नहीं है सर। सही। और इसके अलावा नैब विफाकी, सूबाई और या मकामी टैक्स मामलात पर कार्रवाई इस पर भी नहीं कर सकेगा, तो ये मामलात कौन देखेगा? नंबर 2, रेगुलेटरी इदारों को भी जब नैब दायरा कार से आप निकाल रहे हैं तो ये सारे मामलात फिर कौन देखेगा?
देखिए हमारे यहाँ और कवानीन तो है ना, एंटी करप्शन लॉज वगैरह हैं, इस तरह के सारे कानून कवानीन मौजूद हैं जिनके अंदर होता था। देखिए आफ्टर ऑल 99 या एहतसाब ऑर्डिनेंस से पहले जो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में बने थे 90s के अंदर, उससे पहले और ये कानून थे। एंटी करप्शन लॉ है 1947 से चल रहा है, उसके अंदर तो अगर ये सारे कानून जाहिर है सब पहले से मौजूद हैं, तो फिर नैब वाकई फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता था या लोगों को हमेशा इस्तेमाल किया जाता था? बिल्कुल सही, ये इस्तेमाल किया जाता था। इवन ये जो नैब ऑर्डिनेंस है, इससे पहले एहतसाब ऑर्डिनेंस हुआ करते थे, आपको याद होगा। इससे उसमें सैफुर रहमान साहब बड़े मशहूर हुए थे उस ज़माने में, जिनको एहतसाबुर रहमान कहा जाता था। वो नवाज शरीफ के ख़ास आदमी थे, नवाज शरीफ साहब के, और वो एहतसाब ब्यूरो के हेड थे। तो आप देखिए उस ज़माने में सारा एहताब जो था पीपल्स पार्टी के लोगों पे होता था। आप जानते हैं 90s के अंदर जब ये एक दूसरे के मुखालिफ थे, और फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब आए मरहूम, उन्होंने ये बनाया। आप देखिए उसमें भी सारा इस्तेमाल किया इन पॉलिटिशियंस के खिलाफ, आप देखिए, और जिस तरह। लेकिन इशू ये है कि हमेशा ये इस्तेमाल हुआ, और ये मकसद अगर इसका सही था, लेकिन इसको हमेशा इस्तेमाल किया गलत। तो ऐसे कानून को ख़त्म हो जाना चाहिए जिसका इस्तेमाल अपने सियासी मुखालिफिन के या जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते। और देखिए टैक्स वगैरह के मामलात होते हैं, उनका अपना लॉ है, उसके अंदर भी सारा दिया हुआ है। अगर आप समझते हैं टैक्स वाले में किसी करप्शन है, तो एंटी करप्शन लॉ तो उन पे लगता है। बिल्कुल। तो फिर आप उसमें उनको सजाएं दें, वो कोर्ट्स हैं उसमें करते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, माहिर कानून आते, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मशहूर और मारूफ कराची का कारसाज नताशा केस बाप बेटी की लाशों की तरह दफन हो गया। पाकिस्तानियों की तवक्को के ऐन मुताबिक एक अमीर लैंड क्रूज़र की गरीब मोटरसाइकिल की टक्कर की कहानी दफन हो गई। जिस एक्सीडेंट की तकलीफ सारे पाकिस्तानियों ने महसूस की, वो कानून के ऐन मुताबिक दफन हो गया। ये माफ़ी कानून के मुताबिक तो हुई, लेकिन क्या यही कानून पाकिस्तानियों के इंसाफ होने की तस्कीन करवा सका? यहाँ सबको पता है कि ऐसा ही होता है इस तरह के कामों में, और यही पाकिस्तानी निज़ाम का एक अलमिया है। ये वही निज़ाम है जो अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ और गरीब को तनहा छोड़ता है। मुआफ़ी तलाफ़ी का एक मुआहदा हो गया, एक फरीक को पैसे मिल गए और दूसरे को रिहाई, लेकिन ये मुआहदा पाकिस्तानी निज़ाम का कुछ नहीं बदल पाया। अगर हमारे निज़ाम में बेबस मुद्दई और ताकतवर मुल्ज़िम बराबर हों, तो क्या इस केस का दी एंड यही 5.5 करोड़ दियत होता? जाते जाते मुझे मरहूम के भाई और इस केस के मुद्दई के वो जुमले याद आ रहे हैं जो उन्होंने अपने भाई और भतीजी को दफनाने के बाद बोले थे। आप वो जुमले सुने और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। हम इस किस्म की कोई भी फाइनेंशियल या कंपनसेशन वगैरह का मैं कोई इस पे बिलीव नहीं करता दियत के ऊपर। मैं बिल्कुल इसको पाए तकमील तक जो है पहुंचाऊंगा, अंजाम तक पहुंचाऊंगा।